Hello everyone, this is Sagar Kumar and welcome back to SK Chemistry classes. अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने ठोसों के वर्गीकरण और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच में गुणों के आधार पर अंतर का अध्ययन किया था और आज की अपनी इस वीडियो में हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रेवेस की संरचना के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ठोस अवस्था का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे संबंधित न्यूमेरिकल या एक ना एक पॉइंट बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पुटअप किया जाता है। लेकिन उससे पहले हमें एक क्रिस्टल जालक की कुछ गुणों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, उसके गुण कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। इस पॉइंट में सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जालक यानी लैक्टाइस क्या होता है। आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होने के बाद ही ठोस की एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं। तो उस निश्चित आकृति को ही जालक या लैक्टाइस कहा जाता है। तो जिस तरह से आप पहला पॉइंट देख सकते हैं, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है, जो परमाणु, एक अणु या परमाणुओं का समूह अथवा एक आयन हो सकता है, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था इसके बारे में कि अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं। तो उसी तरह से क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है, जो परमाणु, अणु या फिर आयन हो सकता है। इसी तरह से एक क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण में तीसरा पॉइंट होता है जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है तथा जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सके। यानी जो जालक बिंदु होंगे, अवयवी कणों के जो बिंदु होंगे, उन्हें सदैव सीधी रेखा से जोड़ा जाता है, जिससे जालक की ज्यामिति को आसानी से व्यक्त किया जा सके, हम डोनेट कर सकें। इसी चीज़ में आगे की चीज़ आती है कि क्रिस्टल को पूर्ण परिभाषित करने के लिए त्रिविम जालक का केवल एक छोटा सा भाग आवश्यक होता है और इस छोटे से भाग को एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये एकक कोष्ठिका की परिभाषा भी है आपकी। और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो कि आपको किसी भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो यही है कि क्रिस्टल को पूर्ण परिभाषित करने के लिए क्रिस्टल जालक का केवल एक छोटा सा भाग आवश्यक होता है और इस छोटे से भाग को ही हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। कोई एकक कोष्ठिका का चुनाव हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि हमें हमेशा वो कोष्ठिका चुननी है जिसकी लंब भुजाएं छोटी हों और जिसके सभी दिशाओं में पुनरावर्तन के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाए। पुनरावर्तन का मतलब अगर हम उससे पॉइंटों से रेखाओं को आगे बढ़ाएं, सीधी रेखाओं को आगे बढ़ाएं, तो क्रिस्टल का पूरी तरह से निर्माण हो जाए। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे कि जो हमारे क्रिस्टल्स में एकक कोष्ठिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो एकक कोष्ठिका को विस्तृत रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है, आद्य यानी कि प्रिमिटिव और केंद्रित एकक यानी कि सेंटर क्यूबिक। तो सबसे पहले आद्य और केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं क्या होती हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि एकक कोष्ठिका को दो समवर्गों में यानी दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला आद्य होता है और दूसरा केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है। अब आद्य एकक कोष्ठिका क्या होती है? जब अवयवी कण जिसे आप अच्छे से परिचित हो, अणु, परमाणु या आयन, एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित हों तो उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहा जाता है। यानी जो हमारे अवयवी कण हैं, चाहे वो अणु हैं, चाहे परमाणु हैं या आयन हैं, अगर वो केवल कोष्ठिका के कॉर्नर्स पर, उसके कोनों पर उपस्थित होंगे तो उसे हम आद्य एकक कोष्ठिका कहेंगे। इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो आता है इसका, वो आता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? जब एकक कोष्ठिका में एक या अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड
कि आद्य एकक कोष्ठिका में जो आपके अवयवी कण होंगे वो केवल कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होंगे, लेकिन यदि कोनों के साथ साथ अन्य स्थितियों में भी आपके अवयवी कण उपस्थित हों लैक्टाइस में, तो उसे हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। और ये जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है वो आपकी फिर फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, जिनके आप देख सकते हैं आसानी से, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्यम केंद्रित एकक कोष्ठिका। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हैं, बीसीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, उसे हम किस तरह से परिभाषित करेंगे? ऐसी एकक कोष्ठिका में एक अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन, जो कि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में भी उपस्थित होता है। यानी सेंटर ऑफ द बॉडी भी प्रेजेंट रहता है, उसके 8 कॉर्नर्स के साथ साथ उसके सेंटर ऑफ द बॉडी भी प्रेजेंट रहता है, और उसे हम अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसी तरह से दूसरा आता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है। जी हाँ, एफसीसी, फलक फेस सेंटर्ड। तो फलक में एक घनीय संरचना में 6 फलक होते हैं, तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कोनों के साथ साथ घन के प्रत्येक फलक के केंद्र बिंदु पर भी आपका एक अवयवी कण उपस्थित होगा। और सबसे लास्ट होता है अंत्यम केंद्रित एकक कोष्ठिका। ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है। तो इस तरह से आपके केंद्रित एकक कोष्ठिका को 3 अलग अलग संवर्गों में बांट दिया जाता है। केंद्रित एकक कोष्ठिका को अंतम केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्यम केंद्रित एकक कोष्ठिका में। तो चलिए गाइस, अब हम इन ब्रेवेज के स्ट्रक्चर्स के प्रति कोर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करने का पर काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है इसके अंदर नंबर फर्स्ट पर सरल या आद्य घनीय जालक। सरल या आद्य घनीय जालक। तो जैसा कि अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया कि ऐसा क्रिस्टलीय जालक जिसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक 8 कोनों पर उपस्थित होता है, वो आपका सरल या आद्य घनीय जालक कहलाता है। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो ये घनीय संरचना है जिसमें आप देख सकते हो ये इसके कॉर्नर्स हैं जिन्हें मैं डार्क कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा लैक्टाइस जिसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक 8 कोनों पर उपस्थित होंगे, वो आपके सरल या आद्य घनीय जालक कहलाएंगे। अब अगर हम इसके प्रति कोर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करें तो किस प्रकार से करेंगे? तो उससे पहले आपको कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि किसी भी घनीय संरचना के कोने पर 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है। 1/8वें भाग अवयवी कण द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें सरल या आद्य घनीय जालक के बारे में, तो इसके अगर हमें प्रति कोर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी हो, प्रति कोर में परमाणुओं की संख्या, तो देखिए कितनी आसानी से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। आप अच्छे से जानते हो कि इसके अंदर 8 कॉर्नर्स हैं घन की संरचना में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। तो 8 कॉर्नर्स हैं। तो 8 कॉर्नर्स और एक कॉर्नर्स पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपका 1/8 का, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो 8 1 जा 8, यानी इसके अंदर आपका आ गया एक परमाणु प्रति कोर। यानी ऐसी व्यवस्था में, सरल या आद्य घनीय जालकीय व्यवस्था में, एक क्रिस्टल के अंदर एक परमाणु प्रति कोर उपस्थित होता है। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड टाइप यानी अंतः या काय केंद्रित जालक,
जिसे हम BCC भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो जैसे कि अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि ऐसी घनीय संरचना जिसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक 8 कोनों के साथ साथ, तो सबसे पहले हम घन के प्रत्येक 8 कोनों पर लगाएंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। घन के प्रत्येक 8 कोनों के साथ साथ घन के केंद्र पर, बॉडी के सेंटर पर, यानी घन के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, ऐसे जालक को हम अंतः या काय केंद्रित जालक या BCC कहते हैं। तो अगर हम इस आधार पर इसके प्रति कोर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें तो किस प्रकार करेंगे? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर से साफ साफ क्लियर है कि इसमें 8 कॉर्नर्स पर आपके अवयवी कण उपस्थित हैं और एक कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का, प्लस इसी तरह से आप देख सकते हो सेंटर ऑफ द बॉडी 1 है और इसके सेंटर पे भी कितने पर अवयवी कण उपस्थित हैं? 1, जिसमें 8 इंटू 1/8 का कंट्रीब्यूशन हुआ आपका कॉर्नर यानी कि कोनों पर, और 1 इंटू 1 का कंट्रीब्यूशन हुआ आपका बॉडी के सेंटर पर यानी कि केंद्र पर। और अगर अब हम इसे सॉल्व करें तो 8 1 जा 8, दैट इज 1 + 1, और आपके आए 2 परमाणु प्रति कोर। तो देखिए गाइस कितना आसान है। अंतः या काय केंद्रित जालक में भी प्रति कोर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करना। तो BCC व्यवस्था में एक घनीय संरचना में BCC की 2 परमाणु प्रति कोर उपस्थित होते हैं। अब तीसरा टाइप आता है हमारा फलक केंद्रित जालक यानी कि FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब। तो फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए भी मैं एक छोटा सा नया कंट्रीब्यूशन आपको और बताऊंगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर्स पर 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है, बॉडी के सेंटर पर यानी केंद्र पर 1 का कंट्रीब्यूशन होता है, उसी तरह से जो फेस यानी कि फलक होता है घन का, तो प्रत्येक फलक पर 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इन्हीं कंट्रीब्यूशंस का ध्यान रखते हुए अगर हम FCC व्यवस्था के प्रति कोर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करें तो किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप डायग्राम में देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो इसके अंदर हुए कॉर्नर्स पर, तो 1/8 इंटू 1/8, क्योंकि 1/8 का कॉर्नर्स पर कंट्रीब्यूशन होता है, ये हुआ आपका कॉर्नर्स पर, कोनों पर। उसके बाद में प्लस, अब आप देख सकते हो इसमें 6 बिंदु यानी 6 अवयवी कण जो हैं वो प्रत्येक फलक के, फलक का मतलब इस आकृति के केंद्र पर उपस्थित हैं। तो एक फलक पर मैंने आपको कंट्रीब्यूशन बताया 1/2 का, और टोटल 6 अवयवी कण हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन हमारा बना फलक पर 1/2 इंटू 6, तो 2 3 जा 6 एंड 8 1 जा 1, तो 1 + 3 यानी टोटल हमारे पास आया 4 परमाणु प्रति कोर। यानी FCC व्यवस्था में फलक केंद्रित जालक में प्रति कोर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 4 परमाणु होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने ब्रेवेस के स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्स में पूछे जाने वाले फलक केंद्रित जालक, बॉडी सेंटर्ड और सरल आद्य जालक में के प्रति कोर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करना सीखा। इसी तरह से हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, आपको फर्दर वीडियोस में और भी ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे गेट नॉलेज। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।